अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यार, इस टाइम ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये दो लोगों या चंद लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स की आपस में लड़ाई है। हुआ यूँ था कि 2017 में जब मैंने यूट्यूब का जर्नी अपना स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था, एक फजूल सा फ़ोन था बस। तो 2018 में ये सारे फड्डे उस टाइम चल रहे थे। हुआ यूँ था, सबसे पहले शामिद रीस एंड फ्रॉगी, व्हाट दे डू ऑल द टाइम, दे वर कॉपिंग अदर्स कंटेंट, अदर आइडियाज़। तो उस टाइम पे डिक्की भाई ने एक रोस्ट बना दिया शामिद रीस के ऊपर। शामिद रीस साहब ने थोड़ा गुस्सा कर लिया। एज़ पर डिक्की भाई, शामिद रीस ने उनका एक पेज डिलीट करवा दिया। वहाँ से ये सारी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन खैर, बात को ज़रा समेटते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस सारी लड़ाई में हमारे लिए और ख़ास तौर पे जनरेशन जेन ज़ी जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए क्या सबक है। तो उस टाइम पे जब पेज डिलीट करवाया गया तो फिर डकी ने एक बड़ा खून आलूद किस्म का रिव्यू बनाया, एक बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का रोस्टिंग वीडियो बनाई शामिद रीस के ऊपर। और उसमें हर तरह से मतलब उनका मजाक उड़ाया गया, जो कि उस टाइम हमें मजाक नहीं लगता था। हम लोग लॉजिकली भी, मेंटली भी डकी के साथ मिल चुके थे और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। और एक टाइम आया कि शामिद रीस विद हिज़ वाइफ ही केम टू पाकिस्तान, तो एक मॉल के अंदर उनको लोगों ने तकरीबन उन पे अटैक ही कर दिया। इस वाक़े के बाद ये चीज़ सामने आई कि ये मामला किस हद तक ख़राब हो चुका है। और उस वक्त तक मज़े की बात कि सिर्फ डकी ने लोगों की अटेंशन गेन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, मैं आपको बताता हूँ। शामिद रीस की जो वाइफ है, उन्होंने एक गाना रिलीज़ किया था, छोटा सा एक डांस था उसमें और कुछ म्यूज़िक था, बट वो डांस विद वेल था, मतलब हिजाब पहना हुआ था। तो अब डकी ने इस बात को पकड़ा कि हमें हिजाब को रिस्पेक्ट देनी है, तो उसने एक टैग शुरू किया, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब, मज़हब कार्ड इसे कहते हैं। हमें दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अब चीज़ें चूँकि सबके सामने आ गई हैं, लोग व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करते हैं, तो मज़हब कार्ड खेला गया। इन्होंने अपनी कन्वर्सेशन में, डकी एंड फ्रॉगी ने, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टाइनी यूट्यूबर्स बोल दिया, जो कि इस टाइम लगा कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को बोला है, जो कि उन्होंने अभी बताया कि हमारा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, लेकिन वो बन गया और उसको भी डकी ने कैश किया। वतन कार्ड खेला, कौमियत परस्ती वाला कार्ड भी खेला गया। तो इन दो तीन चीज़ों के मिलने से लोग काफ़ी हद तक मेंटली जो है ना, वो डकी के साथ मिल चुके थे। और इस सारी जंग में जो आखिरी कील ठोंकी थी, वो हमारे हर दिल अजीज़ यूट्यूबर मुरू भाई, जिनको देख के मैंने अपना ट्रैवल व्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट किया बैक इन 2017। जब मैंने इनकी वीडियो देखी थी, ट्रैवल व्लॉग्स इन्होंने यूएस में बनाए थे, तो तब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे ये काम करना है। मुझे इतना मज़ा आया वीडियोस देख के। तो मुरू भाई ने एक बड़ा ही सिविलाइज्ड किस्म का रोस्ट तैयार किया, जिसमें इन्होंने सारी कहानी सुनाई। और मुरू भाई ने किसी की तज़लील नहीं की, मज़े की बात, उन्होंने इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से बात की। और उन्होंने आखिरी जो मुद्दा रखा उनका ये था कि भाई, ये जो कैनेडियन यूट्यूबर्स हैं, ये हमारे पाकिस्तानी क्रिएटर्स जो बहुत क्रिएटिव बंदे हैं, नो डाउट इनका कंटेंट आइडियाज़ उठाते हैं और दोबारा से रीमेक कर लेते हैं और इनके पास रीच बहुत ज़्यादा आती है हमारे से। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि जिस तरह दीमक लकड़ी को ख़त्म कर देती है ना अंदर से, इसी तरह इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अगर इंसान को काबू ना करे तो इंसान की भी तबाही शुरू हो जाती है। कि एक तरफ हमारे अरशद रील्स हैं, वो एक माशाल्लाह ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, उनकी उम्र कमो बेश 45 साल इस टाइम होगी, उनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हैं। तो अब आके उन्होंने गाड़ी ली है, इतनी शोहरत, इतना पैसा, इतना नाम बनाया, लेकिन उनके बातचीत के अंदर एक मैच्योरिटी नज़र आती है, उनकी अचीवमेंट्स के अंदर तकब्बुर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती, के अंदर दूसरों की तज़लील नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे जो बच्चे हैं एकदम मशहूर हो गए, डकी भाई और इस तरह के और 2-3 यूट्यूबर्स हैं। अब मसला ये है कि हमारी जेन ज़ी, नए आने वाली जनरेशन, इनको फॉलो करती है। मुझे कई ऐसे लड़के मिले हैं जो कि मेरे अपनी फैमिली में, मेरे कज़न्स में जो छोटे हैं, अभी स्कूल में पढ़ते हैं, 5वीं 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो दे आर ह्यूज फ़ैन ऑफ दोस गाइज़। मुझसे पूछते हैं आप उनको जानते हैं? मैंने कहा भाई, मैंने क्या करना है उनको जान के। तो अब कहानी चल रही थी, ये 2018 के बाद ही कहानी ख़त्म हो गई, लड़ाई शड़ाई बंद हो गई, शामिद रीस साहब खामोश हो गए। लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि इनका खूब काम चलता रहा, डकी शिफ्ट हो गया फैमिली व्लॉगिंग पे, डकी की शादी हो गई, उसको बहुत ज़्यादा रीच मिली उसके बाद। अब यहाँ से बात आती है एक दूसरी बीमारी की जो हमारे माशरे में आ चुकी है। वो बीमारी ये है कि औरतों को दिखाकर पैसे कमाना। इसको जिस्म फरोशी ही कहा जाता है। जिस्म फरोशी ना कहें तो और क्या कहें। हमारी जो जितनी मीडिया की दुनिया है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है, जितनी भी ड्रामा इंडस्ट्री है, जितने फैमिली व्लॉगर्स हैं, ज़ाती टैलेंट अक्सर कम देखा जाता है, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स की दुनिया में। जिस्म फरोशी या हुस्न और बाकी चीज़ें देख के आदमी पैसे कमाता। तो ये फैमिली व्लॉगर्स का भी सीन ऐसे ही था भाई, कि ये तो अपनी औरतों को बेचना शुरू हो चुके हैं।
कैमरे के ऊपर। हमारे डॉक्टर अफान साहब इसको बोलते हैं डिजिटल तवाइफ गिरी। आप उसको यूँ से लें कि डिजिटल जिस्म फरोशी कह लें इसको। तो खैर, तो अब ये छीन बहुत ज़्यादा चल रहा था, इस पर आहिस्ता आहिस्ता लोग बोलना शुरू हुए, डॉक्टर अफान साहब आए और भी लोग बोलना शुरू हुए। मीनवाइल ये हुआ कि इन्होंने डकी वगैरह ने अब देखा कि अब फैमिली बिजनेस तो डाउन हो रहा है, लोगों को थोड़ी अकल आना शुरू हो गया। जो बच्चे 7-8 साल पहले जो बच्चे थे, अब वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े होना शुरू हो गए, उनको अकल आना शुरू हो गया। बहुत सारे मीडिया के ऊपर हमारे इसी दौरानिए में 7-8 सालों में बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स जो कि पहले मीडिया पे नहीं होते थे, वो मीडिया पे आना शुरू हो गए। उन्होंने कैमरे के आगे आगे दीन की बात करना शुरू कर दी। इस वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो गई। अभी दोबारा सारी जो लड़ाई शुरू हुई है ना, ये दोबारा से इस तरह उठी कि शाम इदरीस साहब ने कुछ 7-8 दिन पहले एक वीडियो डाली, 7 years व्हाट हैज़ चेंज्ड। 7 साल के बाद उन्होंने सच्चाई सामने लाई कि उस टाइम पे एक्चुअली में क्या हुआ था। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, बड़ी लंबी वीडियो है। फिर उसके बाद बदला ब्रो जो कि मेरे ही शहर से डस्का से, तो उन्होंने भी एक वीडियो डाली। उन्होंने पीछे बेसिकली उन्होंने डकी के बारे में कुछ बातें करना शुरू की, तो डकी लोग इनके घर पहुंच गए, इनको ज़दोकोब किया, तंग किया, इनको बदमाशियाँ शुरू कर दी भाई इन्होंने। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस हद तक कोई बंदा गिर सकता है। फिर तलहा रिव्यूज़ साहब जो हैं, तलहा रिव्यूज़ वाले भाई हैं, इन्होंने इनके कोर्सेज़ के ऊपर कोई बातचीत की, कभी इन्होंने इनके घर पहुंच के बदमाशियाँ शुरू हो गई और सबसे घटिया हरकत इनके वालिद साहब को इन्होंने उठा लिया। अभी बहुत ही मतलब आदमी के नीच होने की आखिरी हद होती है। आपकी आपस की लड़ाई है दोस्तों की, भाई आप आपस में रखो भाई, अम्मी अबू को क्यों तंग कर रहे हो भाई। अब उसके वालिद साहब को सिर्फ उठाया और किडनैप नहीं किया, उनको टॉर्चर किया गया और उनके पास इसके प्रूफ हैं सारे। तो ये इंतहाई नीच हरकत है। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। मैं पर्सनली डकी का फ़ैन तो नहीं था, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। बहरहाल मुझे इन लोगों से नफ़रत नहीं है, मुझे इन बुराइयों से नफ़रत। मुझे याद है 2018 में जब ये फड्डा हुआ था ना, तो डक्की का नाम बहुत ज़्यादा बन गया था। दूसरों की तस्दील करके शोहरत कमाई थी, ठीक है, चीज़ तो गलत है, गलत को हम गलत ही कहेंगे। तो उस टाइम पे मेरी एक कॉलीग थी ऑफिस पे, मैं काम करता था। तो खैर व्हाट हैपेंड देयर, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये हमारा भाई ये डक्की वाला क्या सीन है। मैंने कुछ भी नहीं है, एक आदमी है, बस कोई काबिले कह सकते हैं कि मुतासिर होने वाली कोई बात नहीं है उसके अंदर। एक आदमी ऐसा नहीं कि हम उससे मुतासिर हों। तो ये स्टेटमेंट उनको शायद समझ नहीं आई। डे आफ्टर दैट शी सॉ हिज वीडियोस ऑन द नेक्स्ट डे, शी केम टू ऑफिस एंड टोल्ड मी अमार भाई वो तो बहुत गालियाँ देते हैं। मैंने कहा जी तो वजह शोहरत यही है, जो रोस्टिंग है, दूसरों की तजलील करना, गालियाँ दे के, ये एक गलत चीज़ है भाई। बहुत सारे और भी लोग रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, वो मजाक की हद तक एक सिविलाइज्ड वे में थोड़ा मजाक कर लेते हैं। लेकिन शाम इदरीस की मैंने वीडियो देखी, इन्होंने उस डकी ने जो रोस्टिंग वीडियो बनाई थी उसके अंदर तो मतलब ये ऐसी ऐसी बातें की हैं। उस टाइम पे तो हमने शायद गौर से मैंने देखी भी नहीं होगी, 2018 की बात है, हम लोगों ने उस टाइम देखी भी नहीं होगी वीडियो, बट मैंने दोबारा देखी तो मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। इस सारी बातों में ना मैं कुछ बातें बताना भूल गया। शाम इदरीस जब आया ना 7 साल के बाद, इसने अपनी वीडियो डाली है, तो उसमें उसने जो बहुत सारी बातें की, उसमें कुछ 2-3 बातें मैं आपके सामने करता हूँ। उसमें एक ये थी कि डकी ने शाम इदरीस की वाइफ का क्लियरली मजाक उड़ाया और इनको ऐसे भी बोला गया कि तुम लोग शायद सड़क के ऊपर पैदा हुए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। शाम इदरीस का बाइकआउट हो गया और सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यूट्यूब की एक हो गई। उन्होंने मिल के कहा भाई इनको छुट्टी कराओ। छुट्टी तो उनकी हो गई, लेकिन 7 साल के बाद शाम इदरीस साहब वापस आते हैं, कुछ अपने ओल्ड यूट्यूबर्स को मिलाते हैं और अपना मुद्दा आगे रखते हैं विद एविडेंसेस। तो लोगों को समझ आती है कि असल कहानी क्या थी, हमसे कितने सारे हक़ाइक़ को छुपाया गया था। तो डकी और रजब भट्ट और ये जो लोग हैं दूसरे, अल्लाह इनको हिदायत दे भाई। और नदीम नानी वाला ये भी बैक उसी इलाके से, ये बेसिकली जिस तरह हर चीज़ का नशा होता है ना, माल का नशा होता है, औरत का नशा है, म्यूज़िक का नशा है, बहुत सारी बुराइयाँ, इस तरह जवानी का इट्सल्फ एक नशा होता है। ये हमारे उस्ताद मोहतरम से हम तफसीर पढ़ते थे, वो फरमाते हैं कि जवानी का भी एक नशा होता है। जवानी की हालत में इंसान बिल्कुल बदमस्त हुआ होता है, गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, बुराई को बुराई नहीं समझ रहा होता। ये इट्सल्फ एक नशा है, इससे बचना चाहिए। तो भाई मेरी तो दुआ है अल्लाह इन सबको हिदायत दे। हमारे जो भाई हैं, मुसलमान भाई हैं हमारे, डकी, रजब भट्ट और ये दूसरी पार्टी, और इनके अपोजिट में शाम इदरीस और बदला ब्रो जो कि डस्का से ही हैं, और तलहा रिव्यूज़, सारे भाई हैं हमारे। भाई हमें किसी से कोई मसला नहीं है, हम तो बेसिकली वो जो एक बुराई है उसकी बात कर रहे हैं कि वो गलत है। अच्छा, ये सारी लड़ाई तो अब चल ही रही है, अब चल के रही है। अब लोगों ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया डकी को और बाकी जो इसके दोस्त वगैरह हैं। इससे जो हो सकता है वो ये है, इसमें ना कुछ इस सारी जंग में ना हमारे लिए कुछ सबक हैं सीखने के, ख़ास तौर पे हमारी जेन ज़ी को, या जो बच्चे इस टाइम स्कूलों में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनके लिए कुछ बड़े कीमती लेसन हैं। जैसे कि देयर इज़ नो अल्टरनेट फॉर द हार्ड वर्क। आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते,
ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, हम कुछ मेहनत ना करें और बस हमारी कोई वीडियो ऐसी वायरल हो जाए और हम मशहूर हो जाएं, ये इट डज नॉट मेक सेंस। ऐसे नहीं होता भाई, ये हकीकत है, ऐसे नहीं होता है। वो जो आपको नज़र आते हैं ना, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स भी नज़र आते हैं, इन्होंने भी बहुत टाइम लगाया हुआ है, अब आके सक्सेस नज़र आ रही है। अरशद रील को देख लें कि कितनी उम्र है भाई, 45 साल उनकी उम्र हो गई है तकरीबन, मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है अरशद भाई इससे छोटे ही हों, मुझे पकड़े ना ले इस बात पे। डकी इटसेल्फ, उसने बहुत मेहनत की है भाई, पहले अपनी बेगम को लाने से पहले जब वो वीडियोस बनाया करता था, बहुत एफर्ट लगती है एक वीडियो को बनाने में, वो अलग बात है, उनका तरीका ठीक नहीं था, वो ठीक करना चाहिए उनको। ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। आजकल एक बहुत बड़ा मसला बुराई को बुराई ना समझना है, बुराई को नहीं समझता भाई। म्यूज़िक है, उसको हमारे कानों में जू भी नहीं दिखती कि अल्लाह ने एक चीज़ हराम की है, बुराई है। अभी चले जाएँ 20 साल पीछे चले जाएँ, अब जब केबल का ज़माना था या VCR का ज़माना था, उस टाइम पे कैसेट्स की दुकानें होती थी और उन पे गाने वगैरह लगे होते थे। लोग उस वक़्त उस दुकान को इटसेल्फ बहुत ही बुरा समझते थे कि यार ये कितनी गलत चीज़ है। और इसी असना में जब ये नए हैंड्स फ्री आना शुरू हुए, अब तो वो एयरबड्स आ गए हैं, तो तारों वाले हैंड्स फ्री आना शुरू हुए थे, ऑक्स केबल वाले। उस टाइम पे अगर किसी ने लगाए होते थे तो लोगों का अक्सर गुमान ये होता था कि ये म्यूज़िक सुन रहा है, और लोग इसको बहुत बुरा समझते थे। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट की दुनिया एक इंतहाई ख़तरनाक दुनिया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मेरे मरने के बाद भी यहीं पर पड़ी रहेगी, बहुत सारे लोग इसे देखेंगे। तो अगर इस वीडियो में मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जिस काम ने किसी बुराई के अंदर हिस्सा डाल दिया, तो वो बुराई का हिस्सा मेरे लिए गुनाह जारिया बन जाएगा। अगर हमारे कोई भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं सारे, हमें उनसे मोहब्बत है, वो क्या करते हैं कि वो अपनी वीडियोस में अपनी बेगमात को ले आते। अब इन बेगमात को देखने वाले लाखों लोग हैं, जो लाखों लोग खुद से देख रहे हैं एक औरत को जो कि उनको अल्लाह ने मना किया है, उनको अपना गुनाह भी हो रहा है, लेकिन ये जो आदमी इसका ज़रिया बना, ये वीडियो जब तक पड़ी रहेगी इंटरनेट पे, उसका गुनाह होता रहेगा और उसके मरने के बाद भी वो गुनाह जारिया उसके लिए होता रहेगा। और फिर इससे आगे बात ये होती है कि इंसान जब एक गुनाह करता है ना और उसको गुनाह समझता है, तो मुमकिन है कि उसको तौबा की तौफीक भी मिल जाए। लेकिन एक लेवल आता है इंसान जब एक गुनाह करता है, फिर एक और गुनाह करता है, फिर एक और गुनाह करता है, हदीस का मफहूम है कि उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फिर एक वक्त आता है कि उसका पूरा दिल गुनाहों से स्याह हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब इंसान इस बुराई को बुराई समझना छोड़ देता है। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी, सख्त नाराज़गी का टाइम होता है। तो मेरे भाइयों, ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। इंटरनेट की दुनिया बहुत ख़तरनाक है, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। कोई भी कंटेंट हम डाल रहे हैं, ये आजकल ये सारा काम यही तो चल रहा है भाई। जो एक वन साइड है फैमिली व्लॉगिंग, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग कंटेंट तो बनाते हैं, लेकिन शरिया कंप्लाइंस कंटेंट बनाना कितना ज़रूरी है, हमें इस बात पे सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे जो इस टाइम यूट्यूबर्स को एज ए सक्सेसफुल आइडेंटिटी कंसिडर करते हैं, अपने आइडियल समझते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें आखिर किन लोगों को फॉलो करना है। आया कि वो लोग जो हलाल और हराम को मिक्स किए बैठे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि हमारी आखिरत ख़राब हो रही है, हज़ारों लोगों की आखिरत ख़राब हो रही है हमारी वजह से, उनको इसकी कोई परवाह नहीं। भाई ऐसे लोग हमारे आइडियल नहीं हो सकते। मुसलमानों के आइडियल जो हैं वही लोग हो सकते हैं जो इसके लिए वर्थ इट है। हमारे सबसे बेहतरीन आइडियल अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे लिए आप सल्लम को उस्वा हसना, एक नमूना बना के भेजा है, और सहाबा किराम की उनके साथ जमात है। ये लोग हमारे लिए आइडियल हैं, हमें इनकी ज़िंदगियाँ पढ़नी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। रोज़ी रोटी भाई अल्लाह के हाथ में है, इंसान जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, अल्लाह ने जो रिज़्क़ मुक़द्दर कर दे उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। आखिरी बात, क्या हमारे आइडियल्स ये लोग हैं जो सिर्फ माल कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे उनको अपने घर वालों की नुमाइश करनी पड़ जाए? हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें आखिर फॉलो किन को करना है। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे जहन में कुछ बातें थी, मैंने कहा जी आपसे बिल्कुल करनी चाहिए, और आप लोग अपनी राय से मुझे लाजमी आगाह करें कि इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी आगे भी। अब मैं बेसिकली यूँ करता हूँ कि हर वीकेंड में मैं एक शूट लाजमी करता हूँ, तो आज की वीकेंड की शूट हमारी ये वाली थी। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।